हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तियो ग्रुप पर। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताया ही था, तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम लिमिट फॉर इनवॉइस। तो समझते हैं कि टाइम लिमिट फॉर इनवॉइस है क्या। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हर इनवॉइस को इशू करने का एक टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि सेल आज हो रही है और इनवॉइस इशू करो 1 महीने बाद। इनवॉइस इशू करने की एक टाइम लिमिट होती है और उस टाइम लिमिट से पहले ही इनवॉइस को इशू कर देना होता है, क्योंकि इनवॉइस इशू करने पर ही डिपेंड करता है कि आपको किस महीने जीएसटी का पेमेंट करना है। जीएसटी का पेमेंट इनवॉइस के इशू होने पर ही डिपेंड करता है, इसलिए इनवॉइस कब इशू हुआ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जीएसटी के लिए। तो चलिए समझते हैं टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस। अब जैसा कि दोस्तों हम ये तो जानते ही हैं कि सप्लाई हम किन चीज़ों में करते हैं, गुड्स में या फिर सर्विसेज में। तो इस प्रकार से गुड्स के केस में इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट अलग है और सर्विस के केस में टाइम लिमिट अलग है। हम पहले गुड्स को देखते हैं तो उसमें भी 2 कंडीशंस देखने को मिलती हैं। पहली नॉर्मल सप्लाई और दूसरी कॉन्टिन्यूअस सप्लाई। पहले हम नॉर्मल कंडीशन को देखते हैं। अब दोस्तों देखिए, नॉर्मल कंडीशन में भी 2 कंडीशंस हैं। पहला जिसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व होता है और दूसरा अदर केसेस। जो मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व होता है उसको समझने के लिए दोस्तों एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। माना ये अशफाक जो कि इंडिया आए हैं ईरान से, इंडिया के एक स्टोर से गोल्ड खरीदने। शॉपकीपर ने इनसे कहा कि वो गोल्ड खुद ही अशफाक के एड्रेस पे डिलीवर करवा देगा। तो अशफाक ने कहा ठीक है, आप ही गोल्ड को मेरे एड्रेस पे डिलीवर करवा दीजिएगा। अब गोल्ड जा रहा है अशफाक के एड्रेस पे, तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है। और जब मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व होता है वहाँ पे इनवॉइस इशू किया जाता है बिफोर या एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। मतलब गुड्स के रिमूव करते टाइम या उससे पहले इनवॉइस को इशू कर देना है। ये तो हो गया पहला केस जहाँ मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व था। अब देखते हैं दूसरा केस जो है अदर केस। अब इसको समझते हैं। माना अशफाक फिर से इंडिया आए हैं ईरान से गोल्ड लेने, लेकिन इज़हार वो कहते हैं कि गोल्ड वो खुद ही लेके जाएंगे। तो दोस्तों इसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे डिलीवरी कहाँ हो रही, स्टोर पर ही हो रही है। तो ये आएगा अदर केस में। अदर केस के समय इनवॉइस कब इशू होगा, बिफोर या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। मतलब गुड्स की डिलीवरी के टाइम या उससे पहले इनवॉइस इशू कर दिया जाता है। ये रहा गुड्स के केस में। नॉर्मल सप्लाई की केस में टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस। अब देखते हैं गुड्स के केस में कॉन्टिन्यूअस सप्लाई की केस को। इसमें क्या होता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि कोई बिल्डिंग अपार्टमेंट बन रहा है, वह क्या होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर के बीच कि हर 2 से 3 हफ्ते में बालू, मोरंग या ईंट भेजते रहना। इसी को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सप्लाई। या फिर जैसे किसी हॉस्पिटल में एएमआर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, समय समय पे मेडिसिन या इंजेक्शन भेजते रहे। ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल 2 साल या कितना भी हो सकता है। इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सप्लाई। अब इसमें क्या होता है, अगर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इशू हो रहा है तो उसी समय या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इशू होने से पहले इनवॉइस को बना के दे दिया जाता है। और अगर स्टेटमेंट इशू नहीं हो रहा है तो पेमेंट वाले दिन या उससे पहले इनवॉइस इशू कर दिया जाता है। अब आते हैं सर्विस के केस में। सर्विस के केस में भी गुड्स की तरह 2 कंडीशंस होती हैं, नॉर्मल सप्लाई और कॉन्टिन्यूअस सप्लाई। नॉर्मल सप्लाई के केस में नंबर ऑफ डेज याद रखना होता है। आपने सर्विस की सप्लाई की तो आपको इशू कब करना है, 30 डेज। यानी अगर आपने 1 मार्च को कोई सर्विस सप्लाई की है तो आपको
31 मार्च से पहले पहले इनवॉइस इशू कर देना है नॉर्मल सर्विस के केस में। लेकिन अगर आप बैंकिंग सर्विस में इन्वॉल्व हैं तो 15 डेज और एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, यानी 45 डेज। जैसे कि लॉयर जब अपनी सर्विस देता है तो वो 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर देता है, लेकिन बैंक 45 डेज में इनवॉइस इशू करता है। अब देखते कॉन्टिन्यूअस सप्लाई के केस में। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई के केस में 3 कंडीशंस होती हैं। पहला, अगर आपको पेमेंट की ड्यू डेट पता है तो आपको ड्यू डेट या ड्यू डेट से पहले इनवॉइस इशू करना होता है। दूसरी कंडीशन है अगर पेमेंट कॉम्प्लीशन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का वर्क जिस दिन 50% पूरा होगा उस दिन 6 लाख का पेमेंट होगा। उसके बाद 75% होने पे 8 लाख का पेमेंट होगा और उसके बाद पूरा काम कंप्लीट होने पर पूरा पेमेंट हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में जब जब इवेंट कंप्लीट होगा तब या उससे पहले इनवॉइस इशू कर देना है। और अगर कुछ भी पता नहीं है, जैसे कि गुड्स के केस में होता था कि जब पेमेंट होगी उसी दिन इनवॉइस इशू कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ हमने टाइम लिमिट फॉर इनवॉइस तो देख ही लिया है। हम ये भी देख लेते हैं कि इनवॉइस के कितने नंबर ऑफ इशू करने हैं। गुड्स के मैटर में इनवॉइस के 3 कॉपी इशू होते हैं और सर्विस के केस में इनवॉइस की 2 कॉपी इशू होती हैं। गुड्स के केस में ये 3 लोग कौन कौन हैं? पहली कॉपी तो जाती है गुड्स उसके पास जो गुड्स की सप्लाई कर रहा है, दूसरा जो गुड्स को रिसीव कर रहा है और तीसरा जो गुड्स को लेके जा रहा है, यानी कि ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ 3 पार्टीज हो गई जो कि इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। अब देखते हैं सर्विस के केस में। सर्विस के केस में 2 कॉपी इशू होती हैं, क्योंकि सर्विस के केस में एक सर्विस देने वाला होता है और दूसरा सर्विस लेने वाला होता है। इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, एक नज़र डाल लेते इनवॉइस के फॉर्मेट पे। जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, ये एक इनवॉइस का फॉर्मेट है। ये कोई परमानेंट फॉर्मेट नहीं, ये एक सेट है। इसमें बिजनेस का नेम, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर रहता है। इसके साथ इसमें लोगो भी डाल सकते बिजनेस का। इसके बाद सप्लायर और रिसिपेंट की डिटेल्स रहती है, उनका नाम, बिजनेस नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर और इनवॉइस डेट, ड्यू डेट भी रहता है साथ में। उसके बाद गुड्स की डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और टोटल रहता है और जीएसटी का टैक्स रेट भी रहता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक, टाइम लिमिट फॉर इनवॉइस। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।